तो बच्चों सबसे पहला डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो इसको कैटेगरी में क्या बांटा गया, देखो सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो होता है मोलैरिटी। और मोलैलिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ मोल्स सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये बात ध्यान रखना, किलोग्राम और लीटर वाली बात, ठीक है। ये तो इसका डेफिनेशन वाला हो गया डिफरेंस। उसके अलावा जो मोलैरिटी होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और मोलैलिटी तो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का, मतलब उनको जरूरत ही नहीं है टेम्परेचर की, ठीक है। सिंबल की बात करें, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। मोलैरिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम दे रखा हुआ नीचे सॉल्यूशन का लीटर में मोलैरिटी के लिए। और मोलैलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास लेना है सॉल्वेंट का नीचे, ठीक है। अब डिपेंडेंस अभी मैंने बताया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, वही बात लिखवा रखा है सब पे, ठीक है। और किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड होता है मोलैलिटी। समझ में आ रहा है। तो इसमें देखो डिपेंडेंस वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है, इसमें सिर्फ मास है यानी किलोग्राम। यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी, और मोलैलिटी होता है मोल पर किलोग्राम। समझ में आया। आते हैं अगले डिफरेंस पे। अगला डिफरेंस क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल में क्या फर्क है। तो देखो पहले आइडियल की बात करते हैं। आइडियल उसे बोलेंगे जो रूल को फॉलो करे, कौन से रूल को, रॉल्ड्स लॉ के रूल को, ठीक है, ओबे करे रॉल्ड्स लॉ, वो होता है आइडियल, ठीक है। पॉजिटिव तो अब बारी है अगले डिफरेंस की। डिफरेंस क्या बता रखा है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। देखो आइडियल सॉल्यूशन हमेशा रॉल्ड्स लॉ को करेगा फॉलो, नॉन आइडियल नहीं करेगा फॉलो, ठीक है। अब इसका इंटरेक्शन की बात करें तो ए बी का इंटरेक्शन जो होगा ना, ए और बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, वो बराबर होता है लगभग ए और बी के इंटरेक्शन के। अब देखो नॉन आइडियल की बात करें तो दो केस हो सकता है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन वीकर होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। कैसे, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन इसमें ना ए और बी के इंटरेक्शन से बहुत कम होता है, और नेगेटिव डेविएशन में ए बी का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है ए और बी के इंटरेक्शन से। उसके अलावा आइडियल गैस की बात करें तो, आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा ना ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो होगा। समझ में, इक्वल्स टू जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो लेस देन जीरो हो जाएगा दोनों चीजें, डेल्टा एच मिक्स भी और डेल्टा वी मिक्स भी। नाउ एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, बेंजीन प्लस टोलून हो गया, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन हो गया। ये आइडियल सॉल्यूशन की क्या एग्जाम्पल है। अब नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो एसीटोन और इथेनॉल है, एसीटोन प्लस CH2, वाटर प्लस मिथेनॉल, ये इसका एग्जाम्पल है। और नेगेटिव में एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, HNO3 प्लस वाटर। समझ में आया। नेक्स्ट डिफरेंस की बारी है। डिफरेंस क्या बता रखा है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजोट्रॉप्स इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। पहले देखो एजोट्रॉप्स का मतलब जान लो क्या होता है। एजोट्रॉप्स से कहते हैं जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड को मिक्स कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट जब बॉइलिंग हो जाए ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, वही होता है एजोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होगा, इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना एजोट्रॉप्स का, वो कम होगा। किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। ये है इसका डिफरेंस। और मैक्सिमम में क्या होता है, हायर होता है। क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस आइसोट्रॉप्स इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जितनी भी चीजें हम मिक्स कर रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट, आइसोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ एंड लार्ज वेपर प्रेशर डिफरेंस ऑफ कंपोनेंट। समझ में आया। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ज्यादा होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप दिखाता है नेगेटिव डेविएशन का। एग्जाम्पल है, इथेनॉल को अगर हम 78 डिग्री पे बॉईल कर रहे हैं, वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री पे, बट एजोट्रॉप्स जो होगा ना इन दोनों का मिक्स का, वो 78 विच इज लोअर देन द आइडियल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो 78.2 हो गया। पहले इथेनॉल का कितना था, 78.4 था। वाटर का 100 डिग्री था, अब हो गया 78.2 डिग्री। मतलब दोनों के मिक्स होने से टेम्परेचर में भी क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, लो हो गया। अब इसमें देखो हाइड्रोजन क्लोराइड बॉइल्स एट 80 माइनस का 84 डिग्री सेल्सियस
एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 110, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है। समझ में आ गया मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स क्या होता है। तो बारी है अगले डिफरेंस की। लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या डिफरेंस है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल को ऐसे याद रखो, C2E यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, E2C यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें बदलेगा इस बार, केमिकल एनर्जी में, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। उसके बाद रेडॉक्स प्रोसेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इसमें रेडॉक्स प्रोसेस के वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी स्पॉन्टेनियस होगा, ये क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन एनोड होता है नेगेटिव। इसमें क्या कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा इसमें, और एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसको याद करने का तरीका है लोन और पैनिक, यानी लोन से कैसे पता चल रहा है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड है, और पैनिक से याद रहेगा पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव जो होगा ना यहाँ पे वो क्या एनोड है, और नेगेटिव क्या है, कैथोड है। समझ में आया, तो पैनिक से ऐसे याद कर लो, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव इज कैथोड। इसमें लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड हो जाएगा, लेफ्ट अगर ऑक्सीडेशन है तो एनोड भी हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है बता रखा है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली, यानी इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इंडिपेंडेंटली रिएक्शंस होता है इसमें। इसमें क्या होता है, इन द सेम कंटेनर रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन गो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कैथोड से एनोड में जाता है इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें कैसे जाता है, एनोड से कैथोड में जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में सॉल्ट बेस की जरूरत पड़ती है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगले डिफरेंस पे आते हैं। क्या लिखा है, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो पहले मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है मेटालिक, क्योंकि मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्या, चार्ज बनाएगा तो आयोनिक कंडक्टर है। तो इसमें कैसे होता है, फ्लो ऑफ करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस को तोड़ता नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं करता। इसमें क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विद द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी ब्रेक डाउन होता है तभी तो चार्ज में बदलेगा। फिर उसके बाद बता रखा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ मैटर, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मैटर नहीं फ्लो करेगा इसमें। पर इसमें क्या होता है, फ्लो करता है मैटर का, और इसमें आयंस क्या करता है, मूव करता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, इसमें आयंस मूव करेगा। उसके अलावा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल का कंडक्शन घट जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन कर्नल वाइब्रेशन विच इज कॉज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कर्नल वाइब्रेशन का इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए टेम्परेचर के बढ़ते ही करंट कम हो जाता है इसमें। और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, कंडक्शन भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस इज कॉज बाय वाइब्रेटिंग कर्नल्स, यानी कर्नल्स को अगर वाइब्रेट करेंगे तभी तो रेजिस्टेंस बनेगा इसमें। और इसमें कैसे बनता है, रेजिस्टेंस इज कॉज बाय इंटर आयोनिक इंटरेक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, इससे रेजिस्टेंस बनता है इसके अंदर। ये फराडे लॉ को फॉलो नहीं करता, ये फराडे लॉ को फॉलो करता है। ओके, कैसे, जैसे एफ ई सॉलिड था, एफ ई में बदल गया, तो ये है, इसमें तो कोई चार्ज का लॉस नहीं हो रहा, तो इसमें फराडे लॉ तो वैसे भी नहीं आएगा। अगले आती है अगले डिफरेंस की। डिफरेंस लिखा है मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या डिफरेंस है, तो देखो मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस कर रहा है, यानी जैसे ये कितने स्पीसीज टेक प्लेस कर रहा है, ये और ये, तो ये क्या इसका मोलिकुलैरिटी हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इसका सम करते हैं। इसमें ए प्लस बी को सम करे तो इसमें अल्फा प्लस बीटा को सम करेंगे, क्योंकि उसका पावर है ऑर्डर निकालने के लिए। उसके अलावा इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंट से हुआ है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म से बनता है ये। और ये कैसे बनता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, यानी टाइम के हिसाब से बनता है। इट कैन नेदर बी जीरो और नॉर फ्रैक्शनल, यानी जीरो और फ्रैक्शनल दोनों नहीं हो सकता है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा होल नंबर रहेगा ये। और ये क्या, इट मे बी जीरो फ्रैक्शनल और एन इंटीजर मे बी रेंज 0 to 3, 0 से 3 के बीच में आ सकता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन, द ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। बट ये क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सारे टाइप के रिएक्शंस इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री हो सकता है, यानी बेसिक रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं हो पाता। क्वेश्चन लिखा है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में डिफरेंस। तो लेंथेनॉइड क्या करता है, देखो +2 +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन कभी कभी
+3 भी दिखा देता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनोइड हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, जैसे 4, 5, 6, 7, +3 को छोड़ के। लैंथेनॉइड में प्रोमीथियम के अलावा दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, यानी ये सिर्फ रेडियो एक्टिव है, इसमें बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, सारे एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, ऑक्सोकैटायन फॉर्म नहीं करता, और ये फॉर्म करता है ऑक्सोकैटायन, जैसे ये बन रखा है देखो। द कंपाउंड ऑफ लैंथेनॉइड आर लेस बेसिक, ठीक है, ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है, ये मोर बेसिक होता है। दे हैव लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब बड़े बड़े सब्सटेंस नहीं बना पाते, और उसके पास ग्रेटर टेंडेंसी होता है फॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। समझ में आया? बारी है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंस की। तो पहला डिफरेंस है इन्वॉल्व इनर डी ऑर्बिटल डेट इज n-1d, यानी इसके अंदर ये वाला ऑर्बिटल होता है। इसमें क्या होता है, आउटर डी ऑर्बिटल्स होता है, डेट इज nd ऑर्बिटल। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। हैव लेस और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, होते ही नहीं है या तो कम होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस था इसका। नेक्स्ट डिफरेंस है यूनिमोलिकुलर एंड बायमोलिकुलर, यानी SN1 एंड SN2 रिएक्शन में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, इनमें होता है SN1 रिएक्शन, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैरिड आउट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMSO, एसिट्रोनाइट्राइल और DMF, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड डिफरेंस। तीसरे की बात करें, टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स थ्रू कार्बोकैटायन एज द इंटरमीडिएट, यानी 2 स्टेप में होता है खत्म, और ये क्या होता है, सिंगल स्टेप में खत्म हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3, ये होता है इनका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, और फास्टेस्ट होता है इनमें। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फास्टर विल बी द रिएक्शन। इसमें क्या है, CH3 पहले आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, यानी फास्टर इसमें होता है, यानी लेस द स्टेरिक हिंड्रेंस इन ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द रिएक्शन बायमोलिकुलर में। फिर है टेंड्स टू प्रोसीड विद वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ ये अटैक हो सकता है, यानी रिएक्शन कर सकते हैं इसमें। वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से आते हैं, जैसे मिथेनॉल हो गया, वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, एक्सेट्रा। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं इसको, CH3O-, CN-, OH-, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, रिटेंशन भी होता है इसमें, इन्वर्जन भी होता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, जिसको हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। समझ में आ रहा है? अगला डिफरेंस क्या लिखा है, देखो इसमें CH3 CH2, यानी जो हमारा प्रोपीन है, अगर मैं इसमें HBr को मिला दूं, कहने का मतलब है मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव में डिफरेंस बता रहा हूँ। तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में होता है मार्कोनिकोव रूल, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। नत्थू लाल हलवाई करके याद रखो मार्कोनिकोव रूल के लिए, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए नत्थू हरा हलवाई, यानी नेगेटिव लोअर हाइड्रोजन, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमेशा कम वाले हाइड्रोजन में जाएगा, जैसे ये वाला, इसमें कम हाइड्रोजन था, ठीक है, इसमें कम हाइड्रोजन है, तो इस वाले में जाके ऐड हो जाएगा नेगेटिव पार्ट इसका। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, नत्थू हरा हलवाई, नेगेटिव पार्ट हायर हाइड्रोजन में जाएगा। अब हायर हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, तो इस वाले में जाके चिपक जाएगा हाइड्रोजन, और सॉरी Br, इन नेगेटिव हिस्सा हेलोजन चिपक जाएगा इसमें। समझ में आया? तो बारी है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस की, टेस्ट को लेके। तो पहले इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसका सिंबल कैसा होता है, ये RC+OH, और इसका क्या होता है, RC+OR', ये कीटोन का सिंबल हो गया, एल्डिहाइड का हो गया। अगर हम इसके फ्री एजेंट का इस्तेमाल करें तो एल्डिहाइड हो जाता है पिंक कलर का, इसमें कोई कलर नहीं आता। फैलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो ये रेड प्रेसिपिटेट देता है, पर ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता कीटोन। टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा ये एल्डिहाइड, और ये कोई सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। अगर मैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करूं तो ऑरेंज, येलो कलर और रेड वेल डिफाइंड क्रिस्टल दोनों ही देते हैं। समझ में आ रहा है? तो बारी है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस की। तो सबसे पहले टेस्ट अगर हम NaHCO3 से करें तो फिनॉल में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी फिनॉल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं NaHCO3 का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने रिएक्ट करवाया किसको, NaHCO3 को, तो क्या मिल रहा है, ये सॉल्ट मिल गया, साथ में देखो ये क्या मिल रहा है आपको, CO2 का ब्रिस्क एफरेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप का बुलबुला उठता है इसमें CO2 का।
FeCl3 की बात करते हैं टेस्ट में तो वॉयलेट कलर देगा फिनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा, बफ कलर देगा, PPT प्रेसिपिटेट। बफ कलर होता है एज लाइक अ सैंड, सैंड का जैसा रंग होता है ना, उस टाइप का कलर देगा ये। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है अमाइन का। अमाइन कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो पहले हिंसबर्ग रिएजेंट, अगर हिंसबर्ग रिएजेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या देगा प्राइमरी वाला, गिव एन एल्काइल बेंजीन देगा, सल्फोनामाइड विच इज सॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है, कौन सा देगा ये कंपाउंड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि एल्कली में सॉल्युबल है, बेस में घुल जाएगा ये। सेकेंडरी अमाइन क्या देगा, एन कॉमा एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देगा, जो कि इनसॉल्युबल है एल्कली में। टर्शरी रिएक्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, टर्शरी अमाइन में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। फिर अगर हम कार्बल अमाइन टेस्ट करें, यानी रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, तो प्राइमरी अमाइन क्या देगा, फॉर्म्स कार्बल अमाइन और आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं, RNC देगा ये, विद कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट ओडोर, अलग अलग टाइप के स्मेल आएंगे इसमें से। बाकी सेकेंडरी और टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की कहानी। दो डिफरेंस बताना है, दो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर हमेशा रिड्यूस करेगा किसको, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, ये नहीं करेगा। एग्जाम्पल है इसका माल्टोज और लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है सुक्रोज। अगले डिफरेंस पे आते हैं, क्या बता रखा है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन बताना है। तो एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल क्या होता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो नहीं बन सकता वो होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन इसेंशियल क्या होता है, जो हमारे बॉडी में बन जाता है, यानी हमें इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है फूड के द्वारा। ठीक है, तो ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, कुछ बेसिक भी होते हैं एमिनो एसिड। तो न्यूट्रल में कौन से आ रहे हैं, नंबर ऑफ COOH ग्रुप इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। अगर एसिड वाला ग्रुप और NH2 वाला ग्रुप सेम है तो वो न्यूट्रल एमिनो एसिड में आएगा। अगर एसिडिक करवाना हो तो COOH की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी COOH ग्रुप अगर ज्यादा है NH2 ग्रुप से तो वो एसिडिक वाला होगा। और बेसिक वाला कौन सा होगा, जब NH2 ग्रुप ज्यादा हो COOH ग्रुप से, वो बेसिक वाला एमिनो एसिड होगा। इसके एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। न्यूट्रल के एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलिन। एसिडिक का एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरजिनिन और ग्लूटामिक एसिड। और इसका बेसिक का लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस। तो पहले ग्लोबुलर की कहानी, दीज आर क्रॉस लिंक प्रोटीन्स एंड आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड, यानी एसिड और बेसिक एमिनो एसिड का प्रोडक्ट है कंडेंसेशन, कंडेंस करके बनाते हैं हम ग्लोबुलर प्रोटीन को। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ग्लोब से याद रखना, ग्लोब कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो स्फेरिकल होता है, इस वैसे याद कर लो। और फाइब्रस प्रोटीन कैसा, फाइबर यानी धागा जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। दीज आर लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन होता है लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। वो कैसा था, क्रॉस लिंक था, और ये लीनियर होता है, मतलब इस टाइप का कुछ होगा, ऐसे लीनियर जा रहा होगा, ऐसे 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 भी जा सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, मिनरल्स एंड एसिड बेस। एसिड बेस वाटर में सब में घुल जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, चाहे वाटर हो, बट सॉल्युबल होता है किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में और बेस में। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज प्रोटीन हैव 3 डायमेंशनल फोल्डेड स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करता है, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल करता है ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जांपल है एग, अंडे की जो प्रोटीन होती है, एग एल्बुमिन एंजाइम। और फाइब्रस में कौन सा आ जाएगा, हेयर हो गया, सिल्क हो गया, ये सब फाइब्रस के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से। इसमें भी बना रहा था इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें बना रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जैसे एग्जांपल है हेयर और सिल्क। ठीक है, तो बारी है अब आखिरी डिफरेंस की, DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है।
तो डीएनए कहाँ पे मिलेगा? ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। लेकिन आरएनए क्या होता है? बहुत ही कम न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन ज्यादातर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये नहीं है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरस को छोड़ के, जैसे टीएमवी, रियो वायरस हो गया, तो इनमें क्या होता है? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे ये इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे लड़कियां चोटी नहीं गूंथती है, वैसे ही है। तो ये होता है डीएनए। और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल। लेकिन किसी किसी में डबल होता है, जैसे रियो वायरस हो गया। तो देखो क्या बता रखा है, डीएनए ट्रांसक्राइब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है आरएनए तक, लेकिन आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है उस मैसेज को, जिससे पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। डीएनए क्या क्या कंट्रोल करेगा? हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएशन बॉडी का। और आरएनए क्या कंट्रोल करेगा? सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। डीएनए कंट्रोल मेटाबॉलिक बॉलिज्म एंड जेनेटिक इंक्लूडिंग वेरिएशन, हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेरिएशन आता है सब डीएनए का खेल है। और आरएनए क्या करेगा? इट्स ओनली कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। डीएनए शो रेगुलर हेलिकल कॉइलिंग, हेलिकल कॉइलिंग बनाता है। ये क्या होता है? इरेगुलर बनाता है, या फिर बनाता ही नहीं है। देयर इज नो रेगुलर कॉइलिंग एक्सेप्ट इन टीआरएनए। डीएनए इज ऑफ ओनली टू टाइप्स, न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। दो टाइप का डीएनए होता है, ये है। देयर आर एटलीस्ट थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसमें क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। अब नाइट्रोजन बेस की बात करें तो थायमिन अकर्स होता है इन डीएनए विद थ्री अदर्स, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये थायमिन के साथ साथ इसमें एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन होता है। इसमें क्या होता है? थायमिन को रिप्लेस कर देता है कौन? यूरेसिल। बाकी सब सेम रहता है, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन सेम रहता है। इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, इसके पास रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी अच्छा होता है, इसके पास नहीं होता है। तो देखो ये 8 डिफरेंस है, आप कोई भी 3 या 4 याद कर लो, काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।